इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। 6 से 7 मार्क्स तक वो पूछ सकते, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दें। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में हमने इसको छोड़ा हुआ था, ठीक है जी। और मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर जी, आसान है, इसमें कोई इतना खास कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या चीज? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये कंसेप्ट कहता है कि जो आपकी इनकम है वो एक सर्कल में सर्कुलेट करती है, ठीक है। पिछले डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये एक ग्राफ होता है जो हमें बताता है कि किस तरह इनकम एक सर्कुलेशन में होती रहती है। क्लियर जी। अच्छा, इसमें 2 सेक्टर्स भी हैं और इसमें 4 सेक्टर इकोनॉमी भी है, तो हमने सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला पढ़ना है, क्योंकि अभी तक पास्ट प्रैक्टिस में यही रही है एग्जाम आईकेएफ की कि उसने सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी को टच किया है। और आपको याद है तो हमने कुछ एजेंट्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और वो एजेंट ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन से थे? एक हमारे पास हाउस होल्ड था जिसको हम कंजम्पशन यूनिट कहते थे, एक हमारे पास फर्म थी जिसको हम प्रोडक्शन यूनिट कहते थे, एक हमारे पास गवर्नमेंट थी, और एक हमारे पास फॉरेन ट्रेडर थे। डू यू रिमेम्बर? आप लोगों को याद है ये चीजें कि हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट या एजेंट ऑफ द इकोनॉमी थे, हाउस होल्ड, फर्म, फॉरेन ट्रेडर एंड द गवर्नमेंट। लेकिन वो थे पार्टिसिपेंट 4 थे, ठीक है जी। इधर हम सिर्फ 2 सेक्टर्स का पढ़ेंगे, इसमें हम सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही वो पार्टिसिपेंट ऑफ द इकोनॉमी है जिसमें हमने सिर्फ 2 का पढ़ना है, वो फॉरेन ट्रेडर और गवर्नमेंट का नहीं पढ़ना, 4 सेक्टर का हमने नहीं पढ़ना, ठीक है जी। अगर आप लोगों को बहुत शौक हो तो चैप्टर 1 में चले जाओ, उधर वैसे 4 सेक्टर वाला भी देख ले वैसे, ठीक है। लेकिन पेपर में अभी तक जो आईकेएफ की प्रैक्टिस रह चुकी है वो ये 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वाले उसने टच किया हुआ है। अब कहता क्या है, हाउस होल्ड या इसको हम कहते हैं कंजम्पशन यूनिट एज वेल, हाउस होल्ड या इसको आप कंजम्पशन यूनिट भी कह सकते हैं। इसको कंजम्पशन यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फर्म जो चीज प्रोड्यूस करती हैं, हाउस होल्ड या कंजम्पशन यूनिट उसको कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए उसको कंजम्पशन यूनिट भी कहते हैं। ये आप स्लैश में लिख लें। अब नॉर्मली फर्म्स का काम क्या होता है? फर्म्स का शुरू यहां से करते चलो, ठीक है। फर्म्स नॉर्मली चीजें प्रोड्यूस करती हैं। फर्म का मेन काम जो होता है वो चीजों को प्रोड्यूस करना है। फर्म्स या प्रोडक्शन यूनिट क्या करता है? चीजों को प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? कंजम्पशन यूनिट के लिए, यानी इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए वो चीजों को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब वो चीजों को प्रोड्यूस कर लेता है फर्म्स, क्लियर जी, तो हाउस होल्ड उसके मुकाबले में क्या क्या कर लेते हैं? हाउस होल्ड उसको पेमेंट कर लेते हैं। इसको आप लिख ले पेमेंट यार, ठीक है। पहला स्टेप कि फर्म्स ने चीजों को प्रोड्यूस किया हाउस होल्ड या कंजम्पशन यूनिट के लिए। हाउस होल्ड या कंजम्पशन उसके बदले में क्या कर लेते हैं? हाउस होल्ड या कंजम्पशन यूनिट उसके बदले में उनको पेमेंट कर लेती है। किसको? प्रोडक्शन यूनिट को या फर्म्स को। इन 2 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? ये जो मैंने अभी 2 ड्रा किए कि फर्म्स का मेन काम क्या होता है? फर्म्स का मेन काम चीजों को प्रोड्यूस करना। किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड उसके बदले में क्या करती? क्या उसको फी से भी लीला चीजें मिलती है हाउस होल्ड को? नहीं, हाउस होल्ड उसके बदले में फर्म्स को पेमेंट कर लेती है। क्लियर जी? जी, इन 2 पॉइंट्स में कोई इशू? अभी जिसने अभी ज्वाइन किया, जी मुस्कान, शमीन, आसिफ, अभी आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो अभी भी खैर हमने शुरू अभी भी किया जी। ठीक है जी, तो फॉर्म यहां से हमने शुरू किया कि मेन काम फॉर्म्स का क्या होता है? वो चीजों को प्रोड्यूस करना। किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए,
ठीक है जी। और उसके बदले में हाउस होल्ड क्या कर लेते हैं, हाउस होल्ड फर्म्स को पेमेंट कर देती है, एक नॉर्मल सी बात, ठीक है जी। अब क्या फर्म्स खुद चीजें प्रोड्यूस करती हैं, नहीं, यही इंडिविजुअल, यही हाउस होल्ड, यही एम्प्लॉय वो हायर करते हैं, ठीक है जी, लेबर की शक्ल में। क्लियर जी। वो क्या कर लेते हैं, लेबर, हाउस होल्ड क्या करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं, सर्विसेज, या इधर आप लिख ले सर्विसेज, ठीक है। फर्म्स लेबर हायर कर लेती है और लेबर क्या करती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर लेती है फर्म। जिस तरह आप देखें, आप लोग जब इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे या अपनी इंडस्ट्री खोलोगे, बिजनेस वगैरह करोगे, तो आप एट द टाइम कंज्यूमर भी होंगे और एट द टाइम प्रोड्यूसर्स भी होंगे, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर चीजों को प्रोड्यूस भी करोगे तो आप चीजों को तो कंज्यूम भी करोगे ना, ठीक है। तो इधर हाउस होल्ड क्या है, इधर हाउस होल्ड फर्म ने हाउस होल्ड के लिए चीजें प्रोड्यूस की, हाउस होल्ड ने उसके लिए पेमेंट की, लेकिन ये तो एक साइड हुआ। दूसरी साइड पर अगर आप देखें, जो इंडिविजुअल या कंज्यूमर जो होते हैं ना, वो तो लेबर भी हो सकते हैं ना, सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करते हैं ना फर्म्स को। क्लियर जी। तो इधर हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड की किसको, फर्म्स ने, फर्म्स को, लेकिन फर्म उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या देगी, फर्म हाउस होल्ड को इसके बदले में रिवार्ड देगी, वेजेस देगी। और वो उन वेजेस को वो किधर इस्तेमाल करेंगे, उन वेजेस को वो फर्म जो चीजें प्रोड्यूस करेगी उनको खरीदने के लिए यूज करेगी। तो इसी तरह आपकी इनकम सर्कुलेट करती रहती है कि यहां से आप शुरू करें, फर्म्स ने चीजें प्रोड्यूस की, हाउस होल्ड ने उधर उसके लिए पेमेंट की। अब हाउस होल्ड के पास पेमेंट कहां से आई, हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म्स को, मुख्तलिफ फर्म्स को, ठीक है नहीं, और फर्म्स ने उसके अगेंस्ट उनको रिवार्ड यानी वेजेस पे की, और उन वेजेस को सूद करने के बाद उसने चीजें परचेज की फर्म से, ठीक है, जो उसने प्रोड्यूस की थी, और उसके लिए पेमेंट कर दी। तो इसी तरह ये आपकी इनकम एक सर्कल में होती रहती है। जी हाँ तक पूछे शाबाश। तो यही भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कल इंशाल्लाह किसी फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल कंपनी के बन जाओगे सीएफओ वगैरह, ठीक है जी। तो आप टेक्सटाइल कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है जी। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो सर्विस टेक्सटाइल कंपनी आपको क्या देगी, रिवार्ड यानी वेजेस। उस वेजेस को आपने क्या करना है, उस वेजेस को आपने जाके ना कपड़ा वगैरह खरीदना है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसी मिसाल लेता हूँ, ठीक है। तो फर्म्स ने कपड़ा प्रोड्यूस किया, आपने फर्म्स को पेमेंट भी कर दी। तो इस तरह ये सर्कुलेट करती रहेगी, ठीक है। जिस तरह आप कंज्यूमर गुड्स भी ले लें, अगर आप किसी शुगर वगैरह मिसाल ले लें कि उधर फॉर एग्जांपल आप जॉब भी करते हैं, तो जॉब के अगेंस्ट आपको क्या मिलती है, रिवार्ड। लेकिन वो जो प्रोडक्शन करती है वो आप कंज्यूम भी करते हो ना, वो मार्केट में आते हैं, मार्केट में आप खरीदते हो और उसके लिए पेमेंट करते हो, और वही पेमेंट उसके बाद शुगर मिल के पास चली जाती है, और उसी पेमेंट से शुगर मिल आपको फिर जब सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो पेमेंट कर लेती है। तो इस तरह सर्कल में होती रहती है ना। अजर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आई, समझ नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगा। बाकी भी कंफर्म कर दें। ठीक है जी। तो आई रिपीट, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर लास्ट टाइम इससे सवाल ना आए तो शायद इसके चांसेस है कि इसके इंजेक्शनल विड्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस पेपर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ। फर्म्स ने चीजें प्रोड्यूस की, फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर मिल है, ठीक है ना, उसने शुगर प्रोड्यूस की, ठीक है। ये किसके लिए प्रोड्यूस की, हाउस होल्ड या कंजम्पशन यूनिट के लिए। कंजम्पशन यूनिट को क्या वो चीज फ्री में मिली, नहीं, उसने उसके अगेंस्ट फर्म को पेमेंट की। क्लियर। अब हाउस होल्ड के पास ये पेमेंट कहां से आई, उसने सर्विस प्रोवाइड किए थे हाउस होल्ड ने, किसको, भाई किसी भी कंपनी को, ठीक है जी। या हम इज्यूम कर लेते हैं कि उसी शुगर मिल को, जस्ट इज्यूम, किसी और जगह भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। उसी फर्म को जब सर्विसेज प्रोवाइड किए तो उसी फर्म ने उसको फिर उसके अगेंस्ट क्या किया, उसको रिवार्ड दे दिया,
ठीक है जी, और उसी रिवार्ड को फर्म ने रिसीव करके, ठीक है, सॉरी, उसी रिवार्ड को हाउस होल्ड ने रिसीव करके फर्म को पेमेंट की थी और फर्म ने उसके लिए क्या किया था, शुगर प्रोड्यूस की थी। तो इसी तरह ये सर्कल में होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से फर्म्स को पैसे आते जाएंगे, यहाँ से फर्म को पैसे आते जाएंगे, यहाँ वो पेमेंट करता जाएगा, ठीक है ना, यहाँ चीजें वो बेचता जाएगा, यहाँ वो सर्विसेज रिसीव करता जाएगा। तो ये इसी तरह है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जी अगर अब पूछे शाबाश, 1-2 मिनट ले, सुकून से पढ़ ले, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 2 सेक्टर है, 2 सेक्टर इसलिए कि इसमें सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स है, फर्म्स और हाउस होल्ड। अगर आप चैप्टर 1 में देखा तो उधर 4 सेक्टर भी, उधर साथ उसने गवर्नमेंट को भी डाला है और फॉरेन ट्रेडर को भी डाला हुआ है, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं पूछेगा। जी अजहर, अब क्लियर है कि नहीं? नहीं जरूरी नहीं, जरूरी यार, फॉर्म दे तो मैंने आपको इसी मिसाल दी ना, वो किसी और, फॉर एग्जांपल अगर वो शुगर यूज कर सकता है, ठीक है, तो वो किसी और कंपनी में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल कंपनी में एम्प्लॉय हो, तो फॉर्म उसने स्पेसिफाई नहीं किया। मतलब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर्म्स को, इंडिविजुअल फॉर्म उसके अगेंस्ट चीजें प्रोड्यूस करती है, फिर हमें पेमेंट मिलती है और हम उस चीज को खरीद करके पेमेंट कर लेते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको वैसी एक मिसाल दी, जरूरी नहीं कि वो शुगर यूज करता तो शुगर मिल का ही एम्प्लॉय हो, नहीं, ये तो मैंने आपको ऐसी एक मिसाल दी, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म्स का हो सकता है। आगे जाए फिर। अब एक है विड्रॉल्स और एक है इंजेक्शंस। क्लियर जी? विड्रॉल्स वो फैक्टर्स है जो हमारे इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेते हैं, जो हमारे इस प्रोसेस को थोड़ा सा वीक कर लेते हैं, उसमें स्पीड अप नहीं लेके आते। इंजेक्शंस वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इस प्रोसेस को स्पीड अप दे देते हैं, जिसको उसमें इंप्रूवमेंट ले आते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल्स, ठीक है, पहला विड्रॉल्स सेविंग्स, टैक्सेशंस और इंपोर्ट्स। क्लियर जी? इंजेक्शंस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो पहला विड्रॉल जो हमारे इस प्रोसेस को वीक कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेते हैं, वो है सेविंग्स। देखिए अगर हाउस होल्ड सेविंग करेगा, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड को फॉर्म से, हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड की, क्लियर जी, उसके अगेंस्ट हाउस होल्ड को रिवार्ड मिला, ठीक है। अब अगर हाउस होल्ड स्पेंड नहीं करता और वो सेविंग कर लेता है, उसकी एटीट्यूड जो है ना, वो सेविंग वाली उसकी हैबिट है, वो सेविंग ओरिएंटेड पीपल है, ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजी सेविंग ओरिएंटेड पीपल के मतलब जो अपने इनकम का ज्यादा हिस्सा सेव कर लेते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा खर्च नहीं करते, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो फर्म से जब वो सेविंग करेंगे तो फर्म से ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे। जब फर्म से ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे तो फर्म को पेमेंट नहीं होगी फिर, ठीक है ना। जब फर्म्स को पेमेंट नहीं होगी तो फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब फर्म प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर हमारा ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन या डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर जी? तो अगर हाउस होल्ड जो है ना उसकी एटीट्यूड सेविंग्स वाली है तो वो आगे जाके स्पेंड नहीं करेगा, जब स्पेंड नहीं करेगा तो फर्म चीजें प्रोड्यूस नहीं करेगी, जब फर्म चीजें प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉय को हायर नहीं करेगा, जब वो एम्प्लॉय को हायर नहीं करेगा तो आगे जाके वो सर्विसेज, मतलब लेबर की सर्विसेज हायर नहीं करेगा, ठीक है ना। जब वो सर्विसेज हायर नहीं करेगा तो उसको फिर पेमेंट नहीं होगी, तो हमारा ये प्रोसेस फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर जी? तो सेविंग से हमारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें स्लो डाउन आ जाता है। क्लियर? तो पहले पॉइंट में कोई इशू देखे ना, इसको थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचें। अगर फर्म सेविंग सॉरी हाउस होल्ड सेविंग ओरिएंटेड है, ठीक है जी, तो वो आगे जाके खर्च नहीं करेगा, ठीक है। जब वो आगे जाके खर्च नहीं करेगा मतलब चीजों को परचेज नहीं करेगा तो फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी, जब फर्म प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो फिर लेबर क्यों हायर करे, जब फर्म ने प्रोड्यूस नहीं करना तो वो फिर लेबर को हायर नहीं करेगा, जब उसने लेबर को हायर नहीं करेंगे तो उनको वेजेस नहीं मिलेगी हाउस होल्ड को, तो हमारा ये प्रोसेस थोड़ा सा
वीक या स्लो डाउन हो जाएगा। तो विड्रॉल्स वो चीजें हैं जो हमारे इस प्रोसेस को थोड़ा सा कमजोर कर लेती है। जी काइंडली पहले पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये। जी शफकत, सलमान, सबा, मुस्कान, शाबाश। दूसरा जो एलिमेंट है जो हमारे इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेते हैं वो है टैक्सेशन। ठीक है, देखिए टैक्सेशन का दोनों पे इम्पैक्ट आएगा, हाउस होल्ड पर भी इम्पैक्ट आता है और फर्म्स पे भी इम्पैक्ट आ जाता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल हुकूमत कहती है कि मैंने हाउस होल्ड पे टैक्स ज्यादा लगाना है। ठीक है भाई, हाउस होल्ड फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए कमाता हो तो वो जाके ना 20% टैक्स दे अपना। तो हाउस होल्ड के पास फिर अगर वो 20 रुपए टैक्स दे देता है तो उसके पास 80 रह जाते हैं, तो उसके पास फिर परचेजिंग पावर 80 की होगी। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि टैक्स का रेट बढ़ गया। तो जब टैक्स का रेट बढ़ गया तो कंज्यूमर के पास या हाउस होल्ड के पास पैसे कम रह जाएंगे खर्च करने के लिए। तो अगर जाके वह आगे कम खर्च करेगा, ठीक है ना, तो वो कम परचेज करेगा। कम परचेज करेगा तो प्रोड्यूसर भी आगे जाके कम प्रोड्यूस करेगा। कम प्रोड्यूस करेगा तो लेबर कम हायर करेगा। लेबर कम हायर करेगा तो वेजेस कम होगी, तो हमारा ये प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर जी? लेकिन अगर हुकूमत टैक्सेस नहीं लगाती या टैक्स कम कर लेती और फॉर एग्जाम्पल कहती कि यार 100 के 100 खर्च करो, ठीक है जी, कोई टैक्स या कम टैक्स लगाए, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए टैक्स लगाए, तो हाउस होल्ड के पास पैसे ज्यादा होंगे खर्च करने के लिए, वो आगे ज्यादा खर्च करेगा, फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। जब फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो उसने लेबर को ज्यादा हायर करना होगा, लेबर को ज्यादा हायर करना होगा, तो वो फिर होगा क्या, वेजेस ज्यादा उसको मिलेगी और ये प्रोसेस हाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर टैक्सेशन ज्यादा लगे, ठीक है, तो हमारे इस प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? देखिए, अमाउंट्स एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द हाउस होल्ड एबिलिटी टू स्पेंड। ठीक है ना, तो अगर ज्यादा टैक्स लगेगा तो हुकूमत के कंज्यूमर के पास पैसे कम रह जाएंगे खर्च करने के लिए, उसकी एबिलिटी टू स्पेंड कम होगी और वो आगे जाके कम खर्च करेगा। फिर जब कम खर्च करेगा तो फर्म कम प्रोड्यूस करेगी, फर्म कम प्रोड्यूस करेगी तो लेबर नहीं हायर करेगा, लेबर नहीं हायर करेगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। जी पूछे शाबाश। इंपोर्ट भी हमारे इस प्रोसेस को डिस्करेज कर लेते हैं। भाई अगर हमने बाहर से इंपोर्ट करना है तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बैठ जाएगी। ठीक है ना, जब लोकल इंडस्ट्री बैठ जाएगी तो वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। लोकल फर्म जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उसने जाके आगे एम्प्लॉयर को हायर नहीं करना। जब एम्प्लॉयर को आगे हायर नहीं करना तो उसको पेमेंट नहीं होगी, और उसकी पेमेंट नहीं होगी तो वो आगे जाके चीजों को परचेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाउस होल्ड के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी ना, ठीक है ना, उसकी इनकम कम हो जाएगी। तो अगर हम चीजों को बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारी फिर लोकल जो इंडस्ट्री होगी वो चीजों को कम या तो प्रोड्यूस नहीं करेगी या कम प्रोड्यूस करेगी। जब उसने कम प्रोड्यूस करना है तो इट मीन्स उसने कम लेबर को हायर करना होगा। कम लेबर को हायर करना का मतलब ये कि हाउस होल्ड की इनकम में कमी, और हाउस होल्ड की इनकम में कमी का मतलब ये कि हमारे इस प्रोसेस का डिस्टर्ब हो जाना। तो ये 3 पॉइंट जो थे, ठीक है, इससे इसी पॉइंट को आप काइंडली समझ के ना अंडरस्टैंड करके याद कर ले जो भी आप मेथड थे। ठीक है जी, तो ये 3 जो विड्रॉल्स थे हमारे, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन या डिस्टर्ब कर लेते हैं। जी शाबाश, पूछे विड्रॉल्स में। ये खामोशी को मैं क्या समझूं? ठीक है जी, ठीक है।
ठीक है क्लियर समझे, ठीक है जी। अब इंजेक्शंस वो फैक्टर्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे इस प्रोसेस को स्पीड अप कर लेते हैं। ये दोनों आपस में एंटेनम्स हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के मुतजाद। तो ये हमारे प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेते हैं, ये हमारे प्रोसेस में स्पीड अप लेके आते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि ज्यादा आउटपुट करना, यानी ज्यादा प्रोडक्शन करना। ज्यादा प्रोडक्शन मीन ज्यादा एक्सपेंडिचर करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना। तो जब आप ज्यादा आउटपुट करोगे, ठीक है क्लियर, तो आउटपुट का मतलब ये है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लेबर्स, आप फिर ज्यादा नंबर ऑफ लेबर को हायर करोगे। ज्यादा नंबर ऑफ लेबर को हायर करने का मतलब ये कि उनकी वेजेस में इजाफा होना, उनको वेजेस देना। वेजेस का मतलब ये कि उनके पास इनकम का बढ़ जाना हाउस होल्ड के पास, और उनका जाके आगे खर्च कर लेना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, अगर फॉर्म्स इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्वेस्टमेंट मीन इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है जी, या एडिशन इन आउटपुट, कि आप आउटपुट में एडिशन करना चाहते हैं, और एडिशन इन आउटपुट के लिए आपको फिर लेबर वगैरह की जरूरत होगी। तो लेबर वगैरह की जरूरत जब होगी तो उसको रिवार्ड मिलेगा तो उसके पास इनकम बढ़ जाना, ठीक है, और उसका एबिलिटी टू स्पेंड बढ़ जाना, क्लियर, और वो आगे जाके हमारे इस प्रोसेस को स्पीड अप कर लेते हैं, क्लियर। तो ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर लेती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, BRT वगैरह इंप्लीमेंट करवाया और इंस्टेंट वगैरह, तो इससे भी लोगों को क्या मिलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है ना, और आपकी इंडस्ट्री सर्कल में आ जाती है। सर्कल का मतलब ये कि आपकी इंडस्ट्री बूस्ट हो जाती है। देखिए एक ही BRT, बाकी इम्पैक्ट तो अपनी जगह पर, लेकिन एक ही BRT होगी तो देखिए आपकी टेक्सटाइल की, सॉरी स्टील की इंडस्ट्री चली, आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री चली, आपकी HR की इंडस्ट्री चली, ठीक है ना, कितने लोगों को रोजगार मिला। वो बाकी नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी जगह पर, लेकिन इस तरह के डेवलपमेंट काम होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलने का मतलब ये कि उसके पास इनकम का आना और उसका एबिलिटी टू स्पेंड हो जाना। तो जब वो ज्यादा स्पेंड करेंगे तो फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, जब फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका ये प्रोसेस एनहेंस या स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इंपोर्ट के मुकाबले में एक्सपोर्ट का मतलब ये कि आप ज्यादा आउटपुट करोगे तो लेबर ज्यादा हायर करोगे। लेबर का ज्यादा हायर होना, एबिलिटी टू स्पेंड होना, और एबिलिटी टू स्पेंड का मतलब ये कि फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, और ये हमारा ये प्रोसेस हमारा स्पीड अप हो जाएगा। तो ये इंजेक्शंस और विड्रॉल है, जरा आप पढ़ लें, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। अब आप अपने सवाल कर सकते हैं। जी पूछिए, शाबाश। जी कोई कंफ्यूजन? जी सलमान, अजहर, शमीन, इकरा। कौन से पैराग्राफ में? तो ये वाला, तो मेरे ये आपको एग्जांपल दी ना कि एट अ टाइम जो हाउस होल्ड होगा ना, हाउस होल्ड वो सर्विस प्रोवाइडर भी होगा और वो एट अ टाइम कंज्यूमर भी होगा। उसने सर्विस प्रोवाइड की, उसके अगेंस्ट उसको रिवार्ड मिला, ठीक है ना, और द टाइम वो रिवार्ड मिलके वो आगे जाके कंज्यूम भी करेगा। तो हाउस होल्ड एट द टाइम कंज्यूमर भी है, ठीक है ना,
और उसने आगे जाके स्पेंड भी करना है। क्लियर जी। इसी तरह फॉर्म्स प्रोड्यूस भी करेगी और उसने जाके हाउस होल्ड के सर्विसेज भी लेने हैं, ठीक है ना। एट अ टाइम ये टेकर भी होगा, गिवर भी होगा। एट अ टाइम ये भी टेकर भी होगा, गिवर भी होगा। अब बात समझ रहे हो ना अहमद, कि हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड की फॉर्म्स को, उसके अगेंस्ट रिवार्ड मिला, उस रिवार्ड को उसने आगे जाके क्या करना है, फॉर्म्स ने जो चीजें प्रोड्यूस किए वो आगे जाके उसको खरीद लेगा। तो इसका मतलब यही है भाई मेरे, देखे देखे ना, that household will equal to the income that the firms pay those household and the value of the output the firm produce। क्लियर है ना। तो इसका यही मतलब है भाई मेरे। ठीक। तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या चीज, ठीक है ना। तो एक ग्राफ टाइप चीज होती है जिसमें हमें बताता है कि इनकम किस तरह एक सर्कुलर फ्लो में चलती है, ठीक है ना। फिर आपने ये डायग्राम बना के ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना, और फिर अगर उसने आपसे इंजेक्शन एंड विड्रॉल पूछेगा वो जरूर, ठीक है जी। तो फिर आप लोगों ने ये, तो इंजेक्शन और विड्रॉल में कोई कंफ्यूजन। तो हाउस होल्ड ने दो काम करने हैं, एक तो हाउस होल्ड ने सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं किस चीज के लिए, रिवार्ड हासिल करने के लिए, और उसी रिवार्ड को रिसीव करके वो आगे जाके फर्म जो चीजें प्रोड्यूस करेगी अहमद, उसको पेमेंट करेगा। इसी तरह फर्म्स चीजों को प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड से इनकम रिसीव करेगा, और हाउस होल्ड के सर्विसेज रिसीव करके लेबर की फॉर्म में उसको रिवार्ड देगा, तो फॉर्म्स के लिए वो फिर एक्सपेंडिचर बन जाएगा, ठीक है। तो हाउस होल्ड से जब हाउस होल्ड को जब वो चीजें बेचेगा और उनसे पैसे रिसीव करेगा तो वो फॉर्म्स के लिए इनकम, ठीक है सलमान मैं रिपीट कर लेता हूँ। और फर्म जब सर्विसेज रिसीव करेगा हाउस होल्ड के, ठीक है, तो वो उसके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मैंने कहा सलमान भाई कि अगर एक्सपोर्ट होगी तो एक्सपोर्ट का मतलब ये कि आउटपुट का बढ़ जाना, आउटपुट का बढ़ जाने का मतलब ये है कि हायरिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉय को हायर करना, एम्प्लॉय को हायर करने का मतलब ये कि उनको ज्यादा रिवार्ड देना, ठीक है ना, उनको वेजेस देना, और वेजेस देने का मतलब ये कि हाउस होल्ड के पास एबिलिटी टू स्पेंड का हो जाना, उनके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो आगे जाके ज्यादा खर्च करेंगे, तो हमारा ये प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपोर्ट मींस कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आउटपुट ज्यादा करोगे ना, तो आउटपुट जब ज्यादा करोगे तो लेबर ज्यादा हायर करोगे, लेबर ज्यादा हायर करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, उनको रिवार्ड मिलेगा तो उसकी परचेजिंग पावर यानी एबिलिटी टू स्पेंड बढ़ेगी, और हमारे ये सर्कुलर वो आगे जाके ज्यादा खर्च करेंगे। जब आप ज्यादा पैसे कमाओगे तो ज्यादा खर्च करोगे ना, अनटिल एंटिल कि आप कंजूस लोग हो। क्लियर। तो इसका मतलब ये, तो ये जो, हाँ बिल्कुल हो सकती है, विड्रॉल की अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल हो सकती है। मतलब जब फर्म चीजें प्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो फिर लेबर को हायर क्यों करे, लेबर को हायर नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हाउस होल्ड के पास पैसे नहीं होंगे, हाउस होल्ड के पास पैसे नहीं होंगे तो आगे जाके खर्च नहीं करेंगे, तो फर्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, फिर उनसे कौन 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 चीजें लेगा। ये फिर आप जरा पढ़ ले, ये वही फार्मूले जो कल हमने कराए थे, पढ़ ले बस, इसमें कुछ भी नहीं है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। क्लियर है, बाकी लोगों को भी क्लियर है। कल मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था, वो आप लोगों ने किया कि नहीं। कल आप, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि 2 सवाल करने आप लोगों ने। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी, वो मेरी रिक्वेस्ट पूरी की है कि नहीं आप लोगों ने। मैंने आपसे कहा था कल 2 सवाल करने।
ठीक है जी। तो उसमें कोई मसला तो नहीं है ना उस टॉपिक में? शुरू में मुझसे पूछा था, मतलब वो क्लियर है ना न्यूमेरिकल आप लोगों को? ठीक। अच्छा, अब जिस तरह अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम और जीएनपी जीडीपी, अब उनको मेजर करने के 3 तरीके हैं। एक को कहते हैं प्रोडक्ट अप्रोच या प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट अप्रोच, प्रोडक्ट या आउटपुट अप्रोच या प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड। ठीक है जी। और इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर मेथड के नाम से सवाल आया या अप्रोच के नाम से सवाल आया तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। एक ये पढ़ेंगे, एक इनकम अप्रोच है या इनकम मेथड्स, जिसकी मदद से हम जीएनपी जीडीपी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। और एक को कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है जी। तो ये 3 मेथड 9 नंबर तक सवाल आ चुका है इनसे जी, 9 नंबर तक क्लियर। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह इस पे करेंगे हम। अब प्रोडक्ट अप्रोच या आउटपुट अप्रोच ये कहता है कि अगर आपने जीएनपी कैलकुलेट करनी है या आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है या जीएनपी कैलकुलेट करनी है या जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए थे 1 साल के अंदर, उन सब की टोटल वैल्यू को आप जमा कर लें और जमा करने के बाद जो भी फिगर आएगी उसको हम कहेंगे कि ये हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया या जीएनपी कैलकुलेट किया। किस मेथड के थ्रू? अंडर प्रोडक्ट अप्रोच मेथड्स के थ्रू। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट अप्रोच ये कहता है कि अगर जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे या जीएनपी से जो हम नेशनल फिगर गेन कर लेते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम को मेजर करने के हमने 2-3 मेथड पढ़े थे ना, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई और डीपीआई। ठीक है। अब अगर आपने जीएनपी कैलकुलेट करना है तो जीएनपी आप 3 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें पहला है प्रोडक्ट या आउटपुट अप्रोच। सो ये अप्रोच कहता है कि 1 साल के अंदर ड्यूरिंग ए ईयर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की है उसकी उन सब की जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो जो भी फिगर आएगी उसको हम कहते हैं कि हमने जीएनपी कैलकुलेट की अंडर प्रोडक्ट या आउटपुट अप्रोच के तहत। ठीक है। कंसेप्ट में कोई इशू? कंसेप्ट में कोई इशू? जी। उसने फिर आपको ये एक ब्रेड की मिसाल दी, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें भी डबल काउंटिंग का मसला आ जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर आपने ब्रेड प्रोड्यूस करना है तो हर स्टेज पर इसकी जो वैल्यू में जो एडिशन आई है ना, आपने सिर्फ वही फिगर लेने। फॉर एग्जाम्पल गंदम प्रोड्यूस हुई 50 की, ठीक है जी, वो जाके आई आपकी फ्लोर मिल की तरफ। फ्लोर मिल में फॉर एग्जांपल आपने ये सेल की 50 पे, एग्रीकल्चर में जिम्मेदार का कहना ये 50 पे सेल की फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल में जब इस पे काम किया, उसको आटे में तब्दील किया, ठीक है, तो वो बनी 75 की। क्लियर जी। अब जाके फ्लोर मिल वालों ने आगे जाके जब ब्रेड वालों को भेजा, नान वगैरह, नान बई वगैरह को, तो उसने जब उससे ब्रेड बनाया तो उसकी फॉर एग्जांपल बनी 100। क्लियर जी। अब ये अप्रोच जो कहता है कि इधर डबल काउंटिंग का मसला आएगा। फॉर एग्जांपल जब आप डेटा उठाओगे एग्रीकल्चर सेक्टर का तो आप यहां से 50 उठाओगे, जब आप फ्लोर मिल का डेटा उठाओगे तो आप यहां से 75 उठाओगे, और जब आप ब्रेड इंडस्ट्री का डाउन वगैरह का डेटा उठाओगे तो यहां से 100 उठाओगे। ठीक है। वो कहता है यार ये तो डबल काउंटिंग का मसला है, तो इस सिस्टम में डबल काउंटिंग का मसला आ जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है
कि आप यहां से उठाओगे 50, ठीक है जी। यहां से जो फ्लोर मिल ने उसने जितनी एडिशंस की है ना, वही एडिशन सिर्फ आप उठाओ। फॉर एग्जांपल 75 और 50 में कितने एडिशन है? 25। कहने का मतलब ये कि 75 में ऑलरेडी 50 शामिल है वो वीट का, जबकि उसने जब उसको आटे में तब्दील किया तो वो हुआ 25, उस पर उसका 25 खर्चा आया। जब उसने जाके आगे ब्रेड वालों को भेजा तो ब्रेड वालों ने जब उसने मजीद काम कर लिया तो उसने सिर्फ 25 की एडिशन कर ली। उसने जाके सिर्फ 25